रूसी न्यूक्लियर एनर्जी शिप्स खरीदने की भी तैयारी। तो ये देख लीजिए आप कि यहां अमेरिका दुनिया भर में दादागिरी ये करके कह रहा है कि तुमने रशिया के साथ किसी भी अगर मुल्क की कुर्बत है तो उसको इस प्रॉक्सिमिटी की भी कीमत चुकानी होगी। और खुद क्या कर रहा है वो आप देखिए, आप रूसी न्यूक्लियर शिप्स। और आप जानते हैं यूरेनियम तो पहले से ही रशिया से वो लेता रहा है, इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का ये बताता है कि वो असल में दुनिया में ये संदेश देना चाहता है कि पावरफुल जो आदमी होगा वही ये तय करेगा कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत, एथिकली क्या सही है क्या गलत दुनिया सोचती रहे, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। यही शायद ट्रंप बताना चाहते हैं। आगे एक खबर है जिसका इस खबर से भी कनेक्शन है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो किसी दिमागी बीमारी की वजह से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर जरा रहते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या है। सर देखिए, जो चीजें वहां हो रही हैं कि ये करना चाहते हैं उनके साथ व्यापार, और देखिए ट्रंप को यही समझ में आता है, अमेरिका को यही समझ में आता है, सच्चाई तो यही है। ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन के वॉर के पहले ये बहुत ज्यादा ऑयल उनसे खरीदते थे, और जब ये तो जो बाइडेन साहब थे तो उन्होंने कहा भारत को भी बोला कि आप खरीदते रहिए और हमें बाजार में दीजिए से हम ऑयल का दाम को कम करके रखें। तो आपने बता ही दिया, यूरेनियम यूरेनियम सब चीज लेते हैं। अभी इनकी जो हो रही है सबसे ज्यादा आइस कटर की जरूरत है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो अलास्का की तरफ जहां जरूरत है, जहां जरूरत है। उनके पास एक नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी महारत जो है वो रशिया के पास में है। जब उस इलाके में पूरी घनघोर बर्फबारी होती है, भीषण ठंड होती है, तो बर्फ जम जाती है, जिंदगी एकदम जम जाती है और उसमें जरूरत होती है आइस कटर की। और इस एक मामले में पूरी दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास है। आइस कटर के मामले में अमेरिका मदद चाह रहा है रशिया की। सर आगे बताइए। जी हाँ, देखिए ऑलरेडी चाइना ने खरीद रखा है 5, आपने सुना होगा ना, आइस कटर जा रहे हैं उधर, अभी बेरिंग सी के ऊपर में इनको देखा गया था। तो इसके ऊपर में वो डबल गेम तो ये रशिया भी खेलता है। रशिया ने क्या किया है, पूरा का पूरा अलास्का रशिया का है। 1872 में उन्होंने खरीद लिया था और वो भी क्रीमिया को बचाने के लिए बेचा था। तो देखिए आज के दिन में पूरा नाक में अभी वो देख रहे हैं, अलास्का के ऊपर उन्होंने पूरा लगा रखा है चाइना के साथ मिलकर। और नीचे आइएगा तो आप वेनेजुएला को देख रहे हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इसको डिस्टर्ब नहीं, लेकिन कम से कम दुनिया के सामने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कदम को लेजिटिमेट बताने के लिए आपके पास कोई लॉजिकल तरीका होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई करेगा अमेरिका इन बातों को? देखिए, ये कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किसी का नहीं है। नहीं, कोई किसी का नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन सही गलत क्या है फिर? सही गलत ये है कि अभी उनको लगता है कि रशियन आइस ब्रेकिंग शिप्स जो है वो लगातार वहां घूम रही है और उनको चाहिए। हालांकि आजकल जो है क्या क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से अलास्का के एरिया में और आर्कटिक रीजन में काफी बर्फ पिघल रही है और अब इसकी जरूरत कम भी हो सकती है। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं कि एक नया रास्ता खोले वहां से और नॉर्थ आर्कटिक से एक रास्ता बने जो कि हम पैसिफिक में आ सकें। और अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ने का आर्कटिक एक बहुत अच्छा रास्ता है और जिसके लिए ये कटिंग शिप्स चाहिए। तो वो न्यूक्लियर कैपेबल शिप जो रशिया के पास है, 40% से ज्यादा आर्कटिक रीजन कनाडा और रशिया और इनके अमेरिका के पास थोड़ा। लेकिन सर क्या ये बात सही है जो मैं अगली खबर में दिखाने वाला हूं? देखिए जरा ध्यान से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने दिमागी बीमारी का अंदेशा जताया है। ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण हैं, दुर्लभ मस्तिष्क विकार के साफ संकेत हैं। टेम्पोरल दिमाग का एक हिस्सा होता है और उसमें फ्रंटल हिस्सा जो है उसमें बीमारी के संकेत बताए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि एक गंभीर किस्म की विकृति है जो उनको हो गई है। क्या इसी वजह से ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि वो ले रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो अगर कहा जाए तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रेड कारपेट पर जब वो चल रहे थे उतरने के बाद एयरफोर्स 1 से रिसीव करने के लिए पुतिन को, तो उनके पांव ऐसे लड़खड़ाए कि जैसे अगर वो ड्रंकिंग टेस्ट होता उनका लाइसेंस का तो वो कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये कहा गया है कि उनके दोनों पांव बाएं तरफ से दाईं तरफ जा रहे थे और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे चलते। आपने देखा होगा बड़े आराम से चलते उतरने के बाद कहीं वो अपने पैरों पे टेरिफ ना लगा दे, पैरों पर टेरिफ ना लग जाए। ठीक नहीं चल रहा। साइकोमोट्रिक जो स्किल्स है ना वो सफर कर रही है, क्योंकि उटपटांग स्टेटमेंट्स देते हैं, तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान, तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। दिमागी बीमारी के बारे में एक और बात, हालांकि ये एक्सपर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने सुन के समझा है आज तक कि अगर कोई दिमागी बीमारी है और उसके सिम्टम्स के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये एक स्पाइरल इफेक्ट होता है जो उस बीमारी को बढ़ाता है। जैसे ही वो बीमारी हुई, आपने उससे संबंधित कोई सिम्टम्स जाहिर किया, उसको एग्रीवेट होने दिया, वो इस बीमारी को और बढ़ाएगा, फिर वो सिम्टम्स और एग्रीवेट होंगे, वो बीमारी और इस तरीके से विशेष सर्कल बन जाता है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट।
सर मुझे तो लग रहा है कि ये स्पाइरल हो रहा है तेजी से। ये तो देखिए, ये तो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने दोनों ने बता दिया कि क्योंकि वो ना फेंक के चलते हैं पैर को, तो हाँ वो फेंक के चलते हैं, वही बोलते हैं कि वही निशानी है, फिजिकल निशानी यही है। उसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी टेस्ट भी हुई थी, पर वो ये जैसे अगर कोई आप चल रहे हैं, इसको दिखाइए जरा फुल फ्रेम में, चलते हुए अगर आप चलें और उसको आप एक पैर जो है यूं आए, एक पैर यूं कुछ इस किस्म से ना, तो ये अगर चलते हुए ऐसे, ये मतलब ये दिमाग में किसी तरह की परेशानी, हाँ तो ये चीज है, तो पैर को घुमाते हैं तो ये एक निशानी है फिजिकल कंडीशंस की, ये आपके पास है। मगर उनकी जो दिमागी हालत आप तो देख ही रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी को कुछ बोल दिया, और पूरे जो मागा का जो लेकर आया था, मागा इनको डीप स्टेट का हिस्सा है, वो लेकर आए, उससे पूरी पलटी खा गए। अपने अभी कहते हैं, अभी पाकिस्तान में आप खबर चलाएंगे, इतना ज्यादा तेल है कि इंडिया भी उससे खरीदेगा। वो तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, कोई पागल आदमी कहेगा ना, तो चौथे नंबर की इकोनॉमी उसको कहते हैं कि डेड इकोनॉमी। आप ये कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है रशिया के, वहां से वो करना चाहते हैं। रशिया तो लगातार इस युद्ध के बीच उनकी पूरी बढ़ती रही, जितने भी G7 देश हैं उससे ज्यादा उनकी जीडीपी रही है। तो ये तो देखिए ना, ये मैं कह सकता हूं, तो उनकी पोजीशन देखिए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितनी ब्रीफिंग होती हो, तो वो जो दिमागी हालात है उनको कुछ नहीं समझ में आता, ही जस्ट कांट कंसंट्रेट। और ये देखा गया है कि जब ये चल रहे थे अलास्का के ऊपर में, ही वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट एनीथिंग, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बोलिए पुतिन साहब, मेजबानी हम कर रहे थे, उनको बोला कि आप शुरू कीजिए, उन्होंने बोला 8 मिनट, 3 मिनट में नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है क्या ये भाषा पे संयम इसमें खत्म हो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है पुतिन के सामने आने के बाद ये फ्रंटो टेम्पोरल जो बीमारी है और बढ़ जाती है, बढ़ गई है, भाषा पे संयम खत्म हो जाता है, और शाम को क्या बोला है वो सुबह इंसान कोहेरेंटली नहीं समझ पाता और नई बात बोल देता है। ये लगातार हम पिछले जब से वो आए हैं ट्रंप 2 में, ये लगातार देखा जा रहा है कि वो उनका जो भाषा है वो बदल जाती है, और वो लड़खड़ाते हैं बातों को बोलने में और अपनी ही बात को नहीं सर। लेकिन एक चीज और देख लीजिए आप, हिंदी फिल्मों में कई जगह हमने ये देखा है, और फिल्मों में जो है आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है कि भाई साहब किसी ने कोई क्राइम किया, उसके बाद जब उसको अदालत ले जाया गया तो 3 डॉक्टर उसके ये कहने वाले उसने सेट कर लिया कि इसको तो कोई मनोविकार है, और उस बेसिस पे वो कहीं कोर्ट से छूट जा। तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के सामने सारी मनमानी करने के बाद 3 लोग अपने फिट कर दिए होंगे। मगर ये बताइए, आप बुलाते हैं अपने व्हाइट हाउस में बुलाते हैं 8 लोगों को, फिनलैंड का जो प्रेसिडेंट सामने बैठा होता है, वो कहते हैं फिनलैंड का प्रेसिडेंट, वो खोज रहे हैं कहां, अरे उसके साथ वो कहता है मैं यहां हूं, तो आप बताइए। नहीं तो क्या ये बहुत कॉन्स्पिकुअस है क्या सिम्टम्स इनके? ये तो है, बहुत वो कहते हैं लाइबेरिया एक जगह है, यू नो अफ्रीका में, और मैं वहां रहा हूं, तो उनको बुला लिया था, उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट पूछते हैं कि लाइबेरिया है कहां, वो पूछते हैं ना लाइबेरिया कहां, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दोनों के बीच में 1000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है उनकी। तो ये तो केवल ऐसा नहीं है, देखिए उनके स्टेटमेंट्स केवल ऐसा नहीं, वो जो कर रहे हैं सिर्फ उससे नहीं, उनके स्टेटमेंट्स भी कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, मतलब एक जैसा उनमें तारतम्यता नहीं है। आज जो आप कहते हैं कल उसी से आगे उसको जोड़ते हुए या उसके आसपास कोई एक बात करते हैं, लेकिन ये एकदम ऐसे करते हैं कि आज नॉर्थ पोल की बात कर रहे होंगे, साउथ पोल की बात कर रहे होंगे, कोई कोहेरेंस नहीं। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि इनको एक खास किस्म की बीमारी है, दवाइयां हम भिजवा देंगे, दुनिया का ये हाल मत कीजिए ट्रंप साहब, अगर दवाइयां जरूरी हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन यहां से भिजवा देते हैं, अपने यहां खरीद लीजिएगा या हम भिजवा देंगे, लेकिन प्लीज दुनिया के साथ ये मत कीजिए। और टैरिफ के मुद्दे पर घिरा अमेरिका, अगली खबर देखिए, भारत को ऑस्ट्रेलिया का खुला समर्थन, ऑस्ट्रेलिया ने की फ्री ट्रेड की वकालत, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा उनका देश टैरिफ लगाने का समर्थक नहीं है। अब ये देखिए, क्वाड के 2 बड़े पार्टनर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया उसका पार्टनर, आप जानते हैं भारत की उसमें क्या भूमिका है ये भी आप जानते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का ये कहना कि ये जो आप कर रहे हैं ये दादागिरी है, ठीक नहीं है, फ्री ट्रेड के हिसाब से दुनिया को आगे ले जाना चाहिए, इस तरीके से अगर आप बंधनों में डालेंगे और अपनी दादागिरी चलाएंगे तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। सर ये चाइना के खिलाफ एक रणनीति पहले तो वजूद में आई, फिर उसको साकार करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, एक महत्वपूर्ण काम में एक हद से ज्यादा सफर जहां पर आप तय कर लिया, वहां पर बैक टू स्क्वायर वन आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जब से ये टैरिफ वॉर के ऊपर में हमारी स्टैंड आई है, 10 कंट्री आपके साथ आ चुके हैं, और वो कंट्री मैं आपको गिनाता कौन कौन है। सबसे पहले रशिया तो आपके साथ में था ही, जापान गए हैं, वो 10
ट्रिलियन यान हमारे पास 68 बिलियन करने वाला। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते चाइना आ गया है। इसके अलावा यूके फ्री ट्रेड वहां हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हो रहा है। ब्राजील तो खड़ा ही है, साउथ अफ्रीका, 10 कंट्री और वो मैटर करते हैं। फ्रांस आपके साथ खड़ा है और देखिए टॉप इकोनॉमी में है, ये चौथे नंबर पे है। यदि जर्मनी करता है कि हम आपके साथ, तो ये 10 कंट्री हैं। तो आप तो ऑस्ट्रेलिया तो बनता ही है। और आपने बड़ी बात कही, क्वाड के हिस्सा है, ये जापान क्वाड का हिस्सा है। और जो आप अभी देखिए, जाने दीजिए 2 दिन की आप समिट में देखेंगे ट्रायंगुलर मीट मिलेगा। बार बार मैं बताता हूँ 21वीं सदी की सबसे अच्छी मीट है जो इंडिया, चाइना, रशिया की मीट होगी। और उसके ऊपर में बॉर्डर का ट्रेड आ रहा है। मुझे लगता है सर बहुत जल्दी अमेरिका के इसके पहले के जो हुक्मरान थे वो कहीं मिलेंगे, बैठेंगे और ये कहेंगे कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजा। जब ये उनसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में क्या कहा था, तो वो बताएंगे कि पूरी मेहनत में पानी कैसे फेरा जाता है। ये देख लीजिए, क्वाड जैसे तमाम इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे किसी एक संदर्भ में, उसमें क्या हो रहा है। और वो जो कभी अलाइंड थे अमेरिका के साथ, वो देखिए किस तरीके से अमेरिका से छिटक रहे हैं। अगली खबर देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्रा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एशिया में गोलबंदी पर निकले पीएम मोदी। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पुतिन जिनपिंग निकालेंगे टैरिफ का तोड़। जापान, चीन और रूस से बढ़ेगा भारत का व्यापार। ये देखिए, यही बात की जा रही है कि किस तरीके से ट्रंप की मनमानी ने दुनिया में एक अलग तरह की गोलबंदी को बढ़ावा दे दिया है। कैप्टन श्याम, देखिए बहुत हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हम अभी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमारे नजदीक है भारत और कई सारे हमें विकल्प तलाशने चाहिए। यह टैरिफ जो कर रहा है अमेरिका, ये सही नहीं है। वहां के ट्रेड मिनिस्टर ने इनवाइट किया पीयूष गोयल जी को कि आइए जल्दी से और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड जो ट्रीटी हमारी साइन करिए, या मैं दिल्ली आना चाहता हूं। तो बहुत हिसाब से बोल रहे, कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 900 मिलियन लोग उसके ऊपर आ जाएंगे और एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिलेगा हमको। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और हम तीनों क्वाड में हैं और ये बहुत जरूरी है इस एरिया में कि इसको हम सतर्क रखें। अब जापान और चाइना की नहीं पटती, तो ये देखिए उसके बाद वो जा रहे। इसके पहले नेवल चीफ गए थे 4 दिन के लिए जापान और वहां से सारे कुछ करके आए हैं। पहले एक टीम गई है और 3 महीने से ये काम चल रहा था। अब वो जापान जा रहे हैं, जापान को बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से आपने आज न्यूज सुन लिया और तब वो जाएंगे आरआईसी की बात करने के लिए। तो देखिए कैसे समीकरण बनता है। हर जगह अपने हितों को तो साधना ही पड़ेगा और बुद्धिमानी से हमारे प्रधानमंत्री उसको साधते हैं। नहीं, लेकिन सर एक चीज और देखिए, हम अपने हितों को साधते हैं, लेकिन ये असल में इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो ट्रंप की दादागिरी की भी है कि अपने आप दुनिया के ज्यादातर मुल्कों का हित ये हो गया है कि चीन अब उस खेमे में खड़े हो जाएं जहां चीन भी खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी इतनी बढ़ गई। इसीलिए ये बनाया जा रहा है विकल्प और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और हम साथ आ रहे हैं। हाँ। और इसीलिए हम रशिया को लगातार हाथ उनका पकड़ा हुआ है हमने और हम उसको छोड़ नहीं रहे। और इस बीच खबर ये भी आ रही है सर कि चीन की मिलिट्री परेड में जाएंगे किम जोंग उन। पुतिन भी चीनी सैन्य परेड में शामिल होंगे। 3 सितंबर को बीजिंग में भव्य सैन्य परेड होगी। बीजिंग में जिनपिंग किम पुतिन की तिकड़ी से अमेरिका हैरान। पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कैसे खड़ा किया जाए, इसके बारे में अगर किताब आने वाले दिनों में लिखी जाएगी तो मुझको लगता है ट्रंप से बेहतर ऑथर उसका कोई नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। देखिए ट्रंप के बारे में बात क्या आ रही है, ही इज फायरिंग द शॉट ऑन हिज ओन लेग। एक बार फिर किसी ने इसको हिंदी में कहते हैं कि कुल्हाड़े पे जाके पैर मार देना, कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। पैर में कुल्हाड़ी तो लोग मार ही लेते हैं, ये कुल्हाड़े में जाके मार रहे फिर हैं। उन्होंने कह दिया ट्रंप ने अमेरिका के पैर में कुल्हाड़ी मार दी, अमेरिका की। तो देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे। हाँ, और उनके अंदर में ट्रेड है और एक टैरिफ है। ये जो इनके अंदर चलता रहता है कैसे कैसे। ये देखिए अपने किताब तो लिख दी कि आई एम द मास्टर। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं सर, इस तरह के जो नेता रहे आज तक, जो मेक फलाने ग्रेट अगेन के नाम पे अपने देश में ये जुमला फेंक के और वहां पे ये बातें करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान में ये बात हुई थी, पाकिस्तान को महान बनाने की बात हुई थी, कुछ नेताओं ने की थी। अमेरिका में इन्होंने, अब कुछ दिनों में दुनिया घबराने लगेगी जैसे ही वहां का कोई नेता होगा और कहेगा कि आओ अपने देश को हम महान बनाएं, लोग कहेंगे हमने देख लिया इसका क्या होता है, ऐसे ही रहने दीजिए, नॉर्मल चलने दीजिए। ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्यूट। स्पेन ने उनसे F-35 खरीद रहे थे, स्पेन ने कहा नहीं खरीदेंगे। आप उधर स्विट्जरलैंड कह रहा है, अब तो सब फॉल आउट कर रहेंगे। यूरोप आदि फॉल आउट हो जाता है पूरा का पूरा। आपको स्विट्जरलैंड कहता है कि हमारे साथ आइए, हम कर। यूरोपियन यूनियन कहता है। तो देखिए क्या होता है। इवन जापान को इन्होंने पकड़ लिया और साउथ कोरिया को पकड़ लिया, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम था वो पैसिफिज्म का, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। चाइना ने भी दादागिरी बंद की, विस्तारवाद बंद किया। देखिएगा कैसे पैक ऑफ कार्ड्स। अगर चाइना ने अपना ये जो विस्तारवाद वाला, सलामी स्लाइसिंग वाला, एक दूसरे देश की जमीन को हड़पने वाला अपना नेचर बंद कर दिया,
और थोड़ा भी सह अस्तित्व में भरोसा करके वो मुल्कों के साथ चला तो आप देखिएगा दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, जो आपके डीएनए में एक तरीके से घुस गया हो, उसको आप अलग कर पाए, इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है। क्या चीन वो कर पाएगा? और चीन की तैयारी से अमेरिका तक हड़कंप है। वर्ल्ड वॉर 2 में जीत के जश्न की तैयारी दिखाई दी। विजय दिवस परेड की चीन में भव्य तैयारी। विजय दिवस परेड में दिखेगी सैन्य शक्ति। चीन दुनिया को दिखाएगा खतरनाक हथियार। वैसे तो ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण है कि चीन क्या कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस समय बदले परिदृश्य में कैप्टन श्याम, चीन के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और वो इन सबों को अपने हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग एंगल से देखता है और उनको अलग अलग तराजू में तौलते हुए अलग अलग निर्णय लेता है। और ये शातिरता है चाइना की। और इस जैसा आपने कहा ना, जिसकी फितरत है वो तो डसेगा, मत सोचा कर। हमें नहीं सोचना पड़ेगा इनके लिए इतना ज्यादा, हमें तो अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये एक तरह से सांप है बड़ा। और नहीं, लेकिन एक दूसरी चीज भी है सर। अगर मेरे को ये मालूम है कि आपके हाथ में खंजर है, आप कभी मार सकते हैं, तो मैं हमेशा सावधान हूं आपसे। लेकिन अगर मैं आपको मित्र समझता हूं और आप जेब में खंजर लिए घूम रहे हैं और आपके मारने की कभी अंदर कोई बात चल रही है, तब तो मैं आपसे असावधान हूं ना, और उसमें ज्यादा बड़ा खामियाजा है। ये गलती हमने की थी, नेहरू हिंदू चीनी भाई भाई की, ये हमने गलती की थी और उसके बाद हमने सुधारा है। आज गलवान में वो सिचुएशन नहीं है। आज हमारी उनके साथ जो मुलाकात हो रही है वो अपने टेबल पर अपने हिसाब से हो रही है। अब अपने डेटरेंस के साथ बात करते हैं, इसलिए हम जापान जा रहे हैं। इतनी जल्दी 2 दिन पहले जापान जाना क्या संदेश देता है? बहुत क्लियर देता है। मुझे लगता है सर ये पूरा का पूरा जो सितंबर का महीना है, अगस्त से लेकर सितंबर आखिर तक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक, ये महत्वपूर्ण मीटिंग्स है सर, और इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। देखिए, इतनी जो कहते हैं ना टाइमिंग आती है पूरे विश्व के अंदर में, और 21वीं सदी के 25वें साल के बाद, माने एक आप लीजिएगा एक खंड खत्म हुआ है 21वीं सदी, उसके बाद जो चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर का चेंज, मेरा मानना थोड़ा सा दूसरा है। देयर इज ओनली देश की हित ही होती है। कभी कभी नेहरू के आ जाता है कि हमने विश्वास किया, नेहरू ने पूछ कर नहीं, उसको तो बता रहे थे उस समय सरदार पटेल की, मत विश्वास कीजिए आप और कॉशियस होइए, तो हमने कर दिया। 80 के दशक में राजीव गांधी को बताया जा रहा था कि मत करो जाकर, मगर उन्होंने कर दिया। देखिए, परमानेंसी क्या है? अपनी देश की हित, आज के देश की हित मैं मानता हूं। कॉशियस क्योंकि हमने कर दिया, बॉर्डर विल डिसाइड हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है। चाइना के साथ हमारा रिलेशन क्या होगा, ये सीमा पर स्थितियां कैसी हैं, इससे तय होगा। भारत ने तय कर दिया है चाइना के संदर्भ में। जी, तो ये बात है। उसके बाद आप कॉशियस हैं, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं। जब तक होगा हम लेंगे, जरूर लेंगे। आपने कहा ना, खंजर भले ही रखो, पर मुझे पता है कि तुम मार सकते हो, तो हम तो उसी तरह। और यही रीसेटिंग है, यही चीज जरूरत है 21st। आप अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी आई है, इसको यदि आपने खो दिया तो आपने बहुत बड़ा। तमाम तरह की विषमताओं को समझते हुए अगर आपने इसको साध लिया तो आप फिर यहां से उसी रास्ते में बढ़ जाएंगे जहां आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और पाकिस्तान और सूडान के बीच वेपन डील, अगली खबर, सूडान के साथ $1.5 अरब की वेपन डील। लाल सागर में मुस्लिम देशों को देगा एडवांस वेपन। लाल सागर में मुस्लिम देशों को एडवांस वेपन दिए जाने की तैयारी। अब ये देख लीजिए, पाकिस्तान और सूडान के बीच में ये डील हुई है। पाकिस्तान जहां भी जो कुछ करता है, आप जानते हैं कि उसका दुनिया में कभी असर भले के तौर पर तो नहीं होता। कोई कदम उठाता है पाकिस्तान, वो दुनिया के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। अब ये सूडान के साथ जो हुआ है, ये भी देख लीजिए इसका। कैप्टन शाम, क्या है ये? देखिए, सूडान सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सोमालिया के पास है, यमन के पास है, और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हमारा जो बाब अलमंडेब चोक पॉइंट है हमारा, बहुत ही जबरदस्त वहां पर है। तो इसका जो सूडान को अगर कोई भी अगर ये हेल्प करते हैं, चाहे कतार, सूडान और पाकिस्तान, ये सब मिलके मुस्लिम एक दूरी बना रहे हैं, और फिर से वही जो शिपिंग को डिस्टर्ब करना, पीरियड्स को वहां पे फिर से एनर्जाइज करना, ये सब शुरू हो जाएगा। और चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान के कंधे पे फायरिंग कर रहा है। एक्चुअली चाइना उसको दे रहा है ये सारा, और पाकिस्तान कहता है कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ये सहायता कर रहे हैं। पर हालांकि यूएई है जो इसका अगेंस्ट है, और सूडान के जो आरएसएफ है या जो सूडान फोर्सेज हैं, 2 भाग में बटी हुई हैं। तो ये जो है सूडान के आर्मी को हेल्प करने वाले हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो, MiG-21 के इंजन हो, हेलीकॉप्टर हो, या चाहे वो जो शिप्स के सामान इक्विपमेंट हो, या उनके HQ-6 और 7 एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सारे के सारे बड़ा डील है ये। और ये पाकिस्तान कहता है अपने हिसाब से कि इकोनॉमी के लिए,
और चाइना एक्चुअली उसके ऊपर से एक्चुअली दे रहा है सारे वेपन्स। भारत को बहुत वाया हो सावधान रहा है रखने सर, की जरूरत ये है। डील वाया हो रही है, वाया हो रही है बिल्कुल। और चाइना ये डील कर रहा है, वाया पाकिस्तान हो रही है। नौसेना के लिए भी बहुत बड़ा implications क्या चैलेंज है ये। देखिए इम्प्लीकेशन है चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर में J-17 ये सब असेंबल हो रही है। और देखिए ये सच्चाई है कि चाइना ने बहुत सारी चीजें उनको दी हैं जो कि वहां पे असेंबल हो रही है, चाइनीज हैं, ये सही बात है जो बता रहे हैं हम ये। मगर जो इनकी डीलिंग मुस्लिम कंट्री को कराएगा, चाइना खुद नहीं करता। वो कहता है चाहे तो आप इंडोनेशिया में भेजिए या मलेशिया को बेचिए, यहाँ भेजिए, तो वो लगा रखा है। और उसमें टर्की का भी हिस्सा है, टर्की भी एवियोनिक्स में आ चुका है उनके साथ में। तो ये जो तिगड़ी है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को कहीं सूडान मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री है, उसके पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से लेंगे? तो क्या करेगा ये, चाइना जाएगा और पूरा का सूडान को पकड़ेगा, क्योंकि वही ट्रैप है। अब वो डायरेक्टली चाइना नहीं पकड़ पाता है तो इनसे पकड़वा रहा है। तो पूरा तो एक डेथ ट्रैप का हिस्सा है, ये एक पूरे डेथ ट्रैप का हिस्सा है, जहां दुनिया में अपनी चीजें देकर इतना आप लाद दो एहसान, और एक तरीके से उनको ये कि देखो ये उधार है, कभी भी मैं तुमसे वापस मांग सकता हूं, उनकी हैसियत है नहीं, और उनको अपने हाथ की कठपुतली बनाकर जो चाहो करवाओ, ये उसका हिस्सा। अगली खबर ये, अंतरिक्ष में तैनात 8 डमी सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने तैनात की डमी सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट स्टारशिप का सफल परीक्षण किया। पहली बार 8 डमी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। स्टारशिप करीब 1 घंटे तक पृथ्वी की कक्षा में रहा, फिर हिंद महासागर में सुरक्षित उतर गया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां परीक्षण था। स्पेसएक्स और नासा भविष्य में चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, ये दिखाता भी है कि दुनिया में विज्ञान का कितना बोलबाला हो रहा है, और जो इसके फील्ड में कुछ एक पायनियर हैं, आप जिसमें जानते हैं कि एलन मस्क और उनकी कंपनी भी है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कल्याणकारी, हम सब जो पढ़ते रहे विज्ञान अभिशाप या वरदान, उस पर ऐसे लिखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आसमां तक हमारे हाथ जाते तो सितारों को भी हम परेशान कराते, कहीं ये ना हो जाए। ये जो हो रहा है सर, ये स्पेस तक पहुंच तो अच्छी बात है, लेकिन कल्याण के लिए होना चाहिए दुनिया की। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये हाथ बढ़ा रहे हैं, सितारों का सामना करना चाहते हैं, उनके नजदीक पहुंचना चाहते हैं, पर साथ में साथ वो कहते हैं कि इससे वो चांद तक जाने में मदद मिलेगी, मार्स तक जाने में मदद मिलेगी। इलॉन मस्क का अपना प्लान है, वो कहते हैं कि हमें दूर तक जाने में और स्पेस से वापस लाने में भी उनका बूस्टर बड़े संयोजित ढंग से उन्होंने अटलांटिक में गिराया है, बिल्कुल एज पर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स। और जो उनका जो मलबा है वो इंडियन ओशन में उन्होंने गिराया है और ये स्थापित किया। और काफी देर तक स्पेसएक्स का जो ये रॉकेट है ये अंतरिक्ष में घूमता भी रहा, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हम एक कंट्रोल्ड मैन्यूवर करके अपने काम स्पेस में कर सकते हैं। हो सकता है इससे कुछ अच्छा भी मिले। तो यहाँ से रास्ते किस किस चीज के खुल रहे हैं जनरल सिन्हा? देखिए रास्ते तो खुल रहे हैं। देखिए स्पेस की एक जर्नी तो होगी, स्पेस का एक्सप्लोरेशन भारत भी कर रहा है। हम तो साउथ पोल में भी चले गए, चांद के साउथ पोल में, हम मंगल तक जाने की बात यह है कि देखिए आने वाली ये सदी के अंत में ये कहा जाता है कि यहाँ से टूरिज्म शुरू होगा। अब ये कहते हैं कि हर एक जो इनकी जो स्पेस है क्राफ्ट, ये 10-10 लोगों को लेके जाएगी एक बार में, उसका एक टूरिज्म अलग है। तो देखिए जो स्पेस एक्स है जो कर रहा है, एलन मस्क को एक विजन है और 10 बार परीक्षण किया, तो आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने इसमें सफलता पाई आखिरकार। और वो जो कहते हैं कि आप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने बार गिरे हैं, आप हर गिरने के बाद उठने का मादा रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और एलन मस्क इसीलिए एलन मस्क हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार फेलियर के बावजूद उन्होंने आखिरकार पीछा नहीं छोड़ा, और ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आप एवरेस्ट पर जाइए, माउंट एवरेस्ट, जहां इतने सारे पर्वतारोही जाते हैं, वहां इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई है कि वहां से हटाने के लिए एक अलग तरह की ड्राइव, अब 4-5 किलो 8 किलो कचरा वहां से हर पर्वतारोही को लेकर नीचे उतरना पड़ता है ताकि कम से कम उस पहाड़ को साफ किया जा सके। इंसान जहां गया है वहां ये तो ठीक है कि वो गया, लेकिन ये भी दिखाई दिया कि उसने वहां जाकर कल्याण के बजाय, अभी जो अछूती जगह हैं फिर भी वहां कुदरत आज भी कुदरत के तरीके से है। बाकी जगह जहां डेवलपमेंट पहुंचता है एक हाइंड साइड भी देखने को मिलता है, कम से कम बाकी स्पेस में ऐसा ना होने लगे, एक डर है। और अगली खबर, ईरान और इजराइल के बीच फिर जंग की आहट, ईरानी विदेश मंत्री की खुली धमकी, इस बार और भी कड़ा जवाब मिलेगा। ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने ही युद्ध विराम की अपील की थी। ये उस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो बीच बीच में अपने एडवर्सरी के लिए दिए जाते हैं ताकि वो ये कायम रहे कि असल में जो इसमें सुपीरियरिटी है वो हमारी है और हम झुके नहीं थे, इजराइल ने आकर युद्ध विराम के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान को बेहतर है एक तरीके से इजराइल से मार पड़ी थी। ये बात भी सच है कि जिस तरह का पलटवार ईरान ने किया था वो इजराइल ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इस बीच में ये स्टेटमेंट्स भी रहकर कुछ एक इंटरवल के बाद क्यों आते रहते हैं कैप्टन श्याम? देखिए इजराइल चुप बैठेगा नहीं, उनका भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर है ना, वैसे ये विराम नहीं है। उन्होंने कह तो रखा है पर वो छोड़ेगा नहीं। मोसाद तो पूरी तरह से एक्टिव है, कभी इधर ब्लास्ट कभी उधर ब्लास्ट।
लगातार वो उनके तंत्रों को तोड़ रहा है, सारे कमांडर्स को उसने नस्तनबूद किया है, उसको पता है वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये B2 बॉम्बर को मारने, ड्राइंग जो कहते हैं ना ग्रीन रूम में क्या हो रहा हो, स्टेज पे क्या हो रहा हो, B2 बॉम्बर ने मारा, फिर आपने कतार में बोल के अटैक किया एयरफोर्स बेस को, सब कुछ समझाया। कौन कहता है कि किसने मांगा था कि मुझे ईद-उल-बेराम चाहिए? कौन कहता है? सब कुछ तो अमेरिका जान रहा था, सब कुछ कह के किया गया, ईरानियन हटाया, फिर मारा, फिर आपने कतर पे अटैक किया, सारे तो रिग्ड है, सब कुछ तो बता के करते हो आजकल आप। आजकल का युद्ध क्या होता है, जो ग्रीन रूम में हो रहा हो और जो सामने दिखता हो अलग है, बहुत अलग है। नहीं, वैसे उसकी प्रामाणिकता इधर हमने अपने फ्रंट पे बचा रखी है। ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम वो वाला हिसाब, उधर से अगर कुछ हुआ तो हमने तरीके से और प्रामाणिक ढंग से और पूरी दुनिया के सामने वैसा किया, और वहां कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। ग्रीन रूम में जम के बढ़िया तैयारी हुई और प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूशन क्या होता है वो हमने दिखाया। और चीन और ताइवान के बीच फिर बढ़ा तनाव, ताइवान में फिर घुसे चीनी फाइटर प्लेन, ताइवान ने उकसाने वाला एक्शन बताया। ये भी ऐसी फिल्म हो गई है सर जी, जो हर दिन इस टॉकीज में लगती है। इस दिन मतलब ये इस थिएटर में लगने वाली हर दूसरे तीसरे दिन की फिल्म है ये। देखिए ताइवान को उन्होंने ऐसा यूज करते हैं कि कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, मेनलैंड चाइना का हिस्सा है और 150 किलोमीटर दूर है, भेज दीजिए, आ जाइए। तो ये ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलो जी चलो 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 चले गए, फिर वापस आ गए। और ताइवान उसको देखता रहता। देखिए जो 2027 की कल्पना है कि हम तैयार हो जाओ, शी जिनपिंग यही कहते हैं ना, और उसी की है 3 तारीख को आप देखिएगा। अब पहली बार उन्होंने पहले वहां पर एक ओलंपिक का गेम हुआ था, तो ओलंपिक में वो दिखा दिया कि चाइना हैज अराइव्ड, हम, और उन्होंने रियली अराइव हो गया, लोग मान गए सर। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसी तरह किसी दिन की वो भेड़िया आया वाले में अटैक न तो नहीं कर देगा चाइना? कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? हाँ। अरे मुझे तो नहीं लगता ये हो सकता है। देखिए 160 किलोमीटर दूर बैठा जरूर है वो, लेकिन उसने अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के साथ अपने को पूरी तरह से कैपेबल रखा हुआ है। और ये अटैक जब होगा तो देखिए जापान उसके साथ खड़ा है। तो ये भी हमारे ये प्रतिशोध में की गई बात आता उनके साथ। देखिए ताइवान को आप सोच लीजिए, दे आर एट योर ओन, सब उनको डंप कर देंगे, सब लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका अपने रोटी सेक रहा है। सही बात है, सही बात है। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता, टाइम आने पर सब अपनी अपनी दुकानों में जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई आप अपना जानो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.